अपनी सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं आप सभी के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। उसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आरएसएस के हितों के लिए, आरएसएस के मान सम्मान के लिए कार्य करूंगा। जो उम्मीद आपने मुझे दी है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं आपकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरूं। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। इसी क्रम में मैं शपथ ग्रहण कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। माननीय निवर्तमान अध्यक्ष राजीव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को सत्यनिष्ठया प्रतिज्ञापयामि यद अहम अधिवक्ता संघ मैं मानव प्रताप सिसोदिया एडवोकेट ईश्वर की शपथ लेता हूँ एवं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन देहरादून द्वारा स्थापित संविधान के प्रति आपने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाया है और हमारे चुनाव अधिकारी जी समस्त बार परिवार की ओर से मैं हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और सभी का मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस कर्मी, हमारे मीडिया के भाई जो यहाँ पर आए हुए, सभी का हार्दिक आभार। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन खंडवा। मेरे इस सभागार में उपस्थित मेरा सादर प्रणाम। आप लोगों ने जिस तरीके से एक विश्वास मनमोहन खंडवाल पर जताया, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपका ऋणी हूं। मेरे द्वारा आज की शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई जितने भी हमारे बार काउंसिल के सम्मानित सदस्य हैं, उनको भी मैंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था और काफी को हमने मैंने आमंत्रण किया था कि आपने आना है, अपना आशीर्वाद देना है। साथियों, आज जो हम इस बार एसोसिएशन के इस सभागार में उपस्थित हूँ और यहाँ पे आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, ये आपका आशीर्वाद, बुजुर्गों का, हमारे सहयोग का प्यार था। एक भरोसा दिया, एक मौका दिया, क्योंकि मुझे अनगिनत बार मौके मिल चुके हैं। तो बात रही होगी कि आप लोगों ने विश्वास मेरे प्रति जताया। मैं सभी अपने जो वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हैं, चाहे बार काउंसिल के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमारे बड़े भाई चाहे राजीव शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, चाहे मेरे छोटे भाई अनिल कुमार शर्मा जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। अगर अधिवक्ता हितों में आप साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पे इस बार एसोसिएशन देहरादून एक मील का पत्थर साबित होगी। आज अच्छी खुशी का दिन भी है और जब कोई शुभ कार्य होता है तो इंद्रदेव भी बरसते हैं। तो आज इंद्रदेव भी बरसे हैं, इसका मतलब शुभ कार्य शुरू होने वाला है। और साथियों, आज आपको ये भी बता दूं, संघर्ष नहीं अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। आज जिस प्रकार से हमें स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी,
जिस प्रकार से हमें विस्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, बड़े बड़े विद्वान हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों, दिक्कत परेशानियां जो भी यहाँ पे हमारे अधिवक्ता हैं, जो पंजीकृत अधिवक्ता हैं, उनके सामने समस्या है। निश्चित तौर पे सरकार से वार्ता भी होगी कि उस पार बीघे में हमारा कोई भला नहीं होना है, कुछ भी भला नहीं होना है। हमें यहां भी जमीन दें। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब रोता है, तो माँ को पता चलता है भूखा है। हम ही नहीं रो रहे, हम तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। यूसीसी की जहां तक बात है, हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे। हमारी विरोध क्या है कि जिस तरह की वसीयत हमसे छीन ली गई, विवाह पंजीकरण छीन लिए गए, अब रजिस्ट्री का नंबर भी आने वाला है, तो हम कहां जाएंगे? हम जाएं तो कहां जाएं? अभी कुछ साल पहले हमारे चेयरमैन श्री लांबा जी थे, उन्होंने यहाँ बगल में होटल है मंदाकिनी शायद, सुरेंद्र पंडित जी भी वहाँ मौजूद थे, राकेश गुप्ता जी भी थे, सारे बार काउंसिल वाले थे, पूरे आ रखे थे, प्रधान सेक्रेटरी भी बुला रखे थे। मैंने कहा लांबा जी एक काम करें चेयरमैन साहब, आप एडवोकेट एक्ट में एक परिवर्तन कर दें, वो और दिख रहा है। हमने कहा हमें 4 बजे बाद ठेली लगाने की परमिशन भी दे दी जाए, जब सारा कार्य हमसे छीना जा रहा है और हम सो रहे हैं। हम सो रहे हैं इस बात को लेके। मेरे सम्मानित बार काउंसिल के मेंबरों से भी बातचीत हुई है, और हमारे सचिव साहब तो खुद बार काउंसिल के एक सम्मानित मेंबर भी है। हमने कहा, मेरी बहुत सारे बार काउंसिल वालों से बातें हुई इस बारे में। हमने कहा जी हम सो क्यों रहे हैं? मेरे व्यक्तिगत प्रयास भी रहे, और इसमें जरूर आपको दिखाई देगा कि कुछ न कुछ जरूर होगा। अगर बार काउंसिल हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हाथों में हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, सचिवालय का निश्चित तौर पर सरकार भी नींद से जागेगी। क्यों हमारे जो है रोजगार पे लात मारी जा रही है। अभी तो इसी मुद्दे पे हम खामोश हैं, इसके बाद रजिस्ट्री भी आप अधिवक्ता नहीं कर पाएगा। आगे हम जाएं तो जाएं कहां? मैंने कहा नए उससे फिर आया हूं। मेरा भी वनवास खत्म हुआ 2 साल का, मैं भी राम जी की तरफ वनवास में चला गया था 2 साल, लेकिन राम राज्य जरूर आएगा। जब राम राज्य आएगा तो हमारा हर अधिवक्ता गर्व से कहेगा कि अब हम राम राज्य में जी रहे हैं। राजा का एक अधिकार होता है, अगर कोई बच्चा परेशान है, कोई जनता परेशान है, तो वो भेष बदल के जाता है रात को कि कौन परेशान है, अगर वो वाकई राजा है। मैं राजा नहीं, मैं एक सेवक हूं आपका। आज की तारीख में आज का मैं प्रधान सेवक हो चुका हूं। जब मैं प्रधान सेवक हूं तो निश्चित तौर पे मैं भी इसी तरीके के प्रयास करने का करूंगा कि हमारा कोई भी अधिवक्ता परेशान ना हो। आज निश्चित तौर पे हमें इस मुकाम पे पहुंचाने वाले हमारे सभी साथी अधिवक्ता हैं, और विशेषकर मैं धन्यवाद हमारे सुरेंद्र पंडित जी भी है, राजपाल जी पंडित जी भी है, राकेश गुप्ता जी भी है, तो सारे ही हैं, प्रेमचंद शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, हमारे योगेश सेठी जी भी बैठे होंगे, हमारे जो है नीरज पांडे जी भी बैठे होंगे, हमारे भैया तो हैं। जब हमने शर्मा जी का नाम ले लिया तो हम किसी का क्या नाम ले, मेरे साथ मतलब जितने भी हैं, आज ये नहीं है कि मेरे को किसने दिया किसने दिया, मेरे लिए सब बराबर हैं। जो किसी को भी मानिए समर्थित उम्मीदवार थे, निश्चित तौर पर उनके साथ थे, मेरे साथ भी थे, लेकिन आज की तारीख में मैं सबका सेवक हूं। सबको मौका है कि हाँ भाई एक सेवक के रूप में हूं मैं एक अध्यक्ष के रूप में तो कम, सेवक के रूप में ज्यादा हूं। मेरी जरूरत कभी भी पड़ेगी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आजमा चुके हैं लोग इस बात को। तो साथियों ऐसा नहीं है, हमारी सारी चीजें, हम सब चीजों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। अगर मेरी कार्यकारिणी भी अगर सीएम साहब से मिलने जाएगी तो निश्चित तौर पर सारे जाएंगे, कोई नहीं छूटेगा। जिस तरीके से हो जा रहा था, फेसबुक पे देखते थे, किसी चीज पे देखते थे, कार्यकारिणी में यहाँ तक के उपाध्यक्ष तक को नहीं पूछा जाता था। हम फोन करते थे भाई क्या बात हो रही है, तुम्हारी फोटो कहीं नहीं है। अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना मनमोहन कटवाल सेवक पे नहीं जाएगा।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलना है हमें। और जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े मान लीजिए, उनकी इज्जत सबसे पहले होगी। उनके लिए कुर्सी मैं छोड़ूंगा कि आप आइए यहाँ पे बैठिए, उनकी इज्जत सबसे पहले होगी। आज माहौल भी हमारे शपथ ग्रहण समारोह का है। आप लोग अपना इतना कीमती समय निकाल के आए। और एक और आपको आज घोषणा भी कर दूं, अब कंडोलेंस में कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं गया, चाहे मनमोहन गढ़वाल हो। अगर मनमोहन गढ़वाल ने कोई काम करा तो उसे बाहर से बाहर निकालने का अधिकार तुम लोगों का होगा, हमारे सब लोगों का होगा इस बात को। अब ऐसा है, मैं अपने रंग में आ चुका हूं। मैं जेल जाने से डरूंगा, न जेल जाने से डरूंगा, न किसी चीज से डरूंगा, न झुकूंगा, क्योंकि झुकने छोड़ दिया हमने। क्योंकि कई बार होता क्या था, हमारे साथी अधिवक्ता आ जाते थे, सर मेरे को दिक्कत है, मेरे को परेशानी है, हम भी थोड़ा सा एक बुक से वो करते थे, जादू कर ले। पर अब मनमोहन गढ़वाल भी नहीं करेगा। अगर मनमोहन गढ़वाल करेगा तो उसे तुम मोहन पारी कर देना कि तू जा, तू ही है, तू यहाँ लायक नहीं है। अगर आपके भी, और दूसरा एक और चीज बता रहा हूं साथियों कि आज हम लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि काम बहुत छीनते जा रहे हैं। मेरा सबसे अनुरोध है साथी अधिवक्ताओं से कि कूपन जरूर लगाएं, वकालतनामा जरूर लगाएं। हम भी आज मैं ये कोशिश जरूर करूंगा। मैंने पहले भी बोला था कि मैं तो चाय भी बाहर के पैसों की पीता हूं, पर आज ये प्रण कर रहा हूं मैं चाय बाहर के पैसों की नहीं पीऊंगा जिस तरीके से आज के हालात पैदा हो रखे हैं। क्योंकि आमदनी हमारी घट रही है। भाई मुझे तो आप लोग चाय पिला दो, कोई भी पिला देगा, तो मैं वहां नहीं पीऊंगा। और अपने सीनियरों का सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा। और सब लोगों से मेरी एक विनती है, वो दौर भी देखना राम राज्य का, जिस दिन मैं सीनियर अधिवक्ताओं को यहाँ पे बुलाऊंगा, अपने जूनियर अधिवक्ताओं को भी यहाँ पे बुलाऊंगा कि जूनियर अधिवक्ता ने सीनियर का सम्मान कैसे करना है और हम सीनियर अधिवक्ताओं ने उनका ध्यान कैसे रखना है। ये बड़ा मील का पत्थर ये भी साबित होगी। हम जब आए थे नए नए तो मान लीजिए शर्मा जी को नमस्ते करते थे, अपने हिसाब पर सर नमस्कार 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, नहीं दिया जवाब। तो 5वें 6ठे दिन उन्होंने अपने जूनियर को ही पूछा, यार ये लड़का कौन है मुझे रोज नमस्ते करता है। उन्होंने कहा ये गढ़वाल है मान लीजिए। तो मान लीजिए शर्मा जी कोई भी हैं, तो हमने जैसे अरे इधर गढ़वाल, तो ये पहचान हमारी अपनी बनती है। जब अपनी पहचान बनती है हमारी, निश्चित तौर पर इस बात को यहाँ पे रखा जाएगा। और बड़े बड़े विद्वान हमारे अधिवक्ता यहाँ पे कुछ क्लासें भी चली है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का सफल मंत्र आपका प्रधान सेवक आपको जरूर देगा, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें इस विधि व्यवसाय में अपना जीवन यापन करना है, इस बात की भी वो होगी। और कोई भी आदमी परेशान नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। लड़ाई होगी हमारी तो न्यायपालिका से भी होगी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, कोई भी होगा, हमारी लड़ाई वहां होगी। हमारे अपने अधिवक्ता से कोई लड़ाई नहीं होगी, हमारी लड़ाई ऊपर स्तर पे लड़ी जाएगी। हमारा झगड़ा करने का काम नहीं है। मान लीजिए हम होमगार्ड वाले से लड़ पड़े सिपाही, हम क्यों लड़ेंगे से? अगर हम तो अधिकारी को पकड़ेंगे, अधिकारियों से लड़ाइयाँ होंगी। और सम्मान के साथ जिएंगे, अपमान का घूंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सम्मान के साथ जिएंगे। और सम्मान के साथ जीने का राम राज्य के अलावा और कोई मौका आपको कभी मिल ही नहीं सकता। इस बात की भी मैं जिम्मेवारी दे रहा हूँ, सम्मान के साथ जिएंगे। महिलाओं का भी सम्मान होगा, हमारे युवा अधिवक्ताओं का भी सम्मान होगा, और हमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। हमारे कई लोग यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बाहर हिंदी में काम करते हैं। भले हमारे झगड़ा हो जाए उनसे, भले ही औरों का झगड़ा हो जाए उनसे, लेकिन वो परिवार के सम्मान के लिए काम करते हैं, उसकी लड़ाई वो लड़ते हैं। तो उनको भी हमारा सादर प्रणाम है। और ऐसे अधिवक्ताओं को भी, हमारा नए बच्चों को भी आज कहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, मैं मुख्य सेवक हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और हमेशा कंधे पे हाथ रख के चलूंगा,
आपको कोई भी समस्या होगी उस समस्या का निराकरण जरूर होगा, एक रास्ता निकाला जाएगा, प्रभु के हाथ में भी छोड़ा जाएगा। और ऐसा नहीं है, आपको कभी ये नहीं होगा कि मैं सोने का हिरण आपको दिखाऊं, जाओ और इसे मार लो। सोने का हिरण कभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भ्रमित तो होता है। फिर कहते हैं कस्तूरी कुंदन बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट राम है दुनिया देखे मान। जो अपने फिर उसकी नाभि में कस्तूरी छुपी होती है, सुगंध आती है, वो पूरा चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती। तो सोने का हिरण बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। अगर कोई आपको सोते हुए लोग सपना देखते हैं, अच्छा लगता है, खुली आंखों से आपको सपने नहीं दिखाऊंगा। आपको जो भी दिखाया जाएगा यहाँ धरातल पे दिखाया जाएगा, और अगले हफ्ते से आपके सामने ये सारी चीजें आनी भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले एसपी ट्रैफिक से मिलेगी हमारी कार्यकारिणी पूरी कली, और अगर नहीं सुन रही है व्यवस्था तो सोमवार को सबसे पहले मनमोहन कलवा बैठेगा हमारे रोड पे, वहां धरने पर बैठेगा। दूसरी एक और बात बता दूं, जब मैं गया, मैं ज्यादा गया नहीं उस नई बिल्डिंग में, मैंने डीजे साहब को कहा, मैंने कहा सर हमें परेशानी होगी, आपके कोर्ट नहीं ढूंढ पाया, यहाँ कोई ऑफिस नहीं ढूंढ पाया, क्या नीचे मानचित्र नहीं लग सकता? उन्होंने कहा लिख के दो। मैंने दोनों चीजें लिख के दी। लिख के देने के बाद मैंने फिर वो इसका भी जिक्र करा था सड़क वाला। तो अभी 2-3 दिन पहले जब मैं गया, मैंने कहा जी आपसे लड़ाई होगी अब मार्च में। बहुत सारे मौजूद थे, मैंने कहा जी लड़ाई अब आपसे है मेरी मार्च में। कह रहा मेरे से किस बात की लड़ाई है? मैंने कहा जी आपको मानचित्र के लिए कहा था, वो नहीं हुआ, नीचे जो व्यवस्था के लिए कहा था मेन रोड पे, वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा मानचित्र हमने बनाने दे दिया, जिसने बिल्डिंग बनाई थी। अभी ये जोगीवाड़ा के पास भी उनका काम चल रहा है, जो जजों की बिल्डिंग बन रही है, कि उन्हें बोल दिया मानचित्र लगने वाला है। तो मैंने कहा जी ये ट्रैफिक वाली व्यवस्था, उन्होंने कहा मेरी एसएसपी साहब से हमारी इनकी मंथली मीटिंग होती है, जिलाधिकारी, हम तीनों यहाँ बैठेंगे और इस समस्या का भी निराकरण होगा। फिर तीसरी एक और समस्या आ गई थी, वहां पानी कहीं है ही नहीं, वहां पानी नहीं है। मैं तो कभी गया नहीं उधर को, लेकिन वहां मुझे न किसी अधिवक्ता ने बताया कि पानी है। वो तो जब मैं वहां गया, वहां मेरे को प्यास लगी, मैं चढ़ते चढ़ते वहां न निकलने का रास्ता पता हुआ न कुछ, वहां पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस बात पे भी होगा, पानी की व्यवस्था कौन करेगा? वहां न्यायपालिका का काम है ना कि वो वहां पानी की व्यवस्था करे। जैसा बोले तो मेरे से लड़ने का वो है। मैंने कहा जी हमें जब 9.5 बीघे जमीन जब मिली थी, तो 5 बीघे हमारी 4.5 बीघे जमीन कहाँ गई? वो जब न्यायपालिका ही ऐसे काम करने लगी, हम किस आशा के साथ जाए कि न्याय की उम्मीद लेके कि मान लीजिए कोई मेरी जमीन पे कब्जा कर लेता, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेता है, तब तो मुकदमा करता है सिविल में। जब हमारी जमीन इन जजों ने दबा ली है, हम पूछेंगे हमारी जमीन कहाँ है? वो हमारी जमीनों पर रोडें तक बना दी उन्होंने। इस बात में भी संघर्ष जरूर होगा, यह न्यायपालिका के साथ संघर्ष होगा हमारा। मुझे आपकी आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो वो हूं कि जैसे कहते हैं हनुमान जी को बल दिलाने की याद दिलाया जाता था। तो आप लोग, मैं तो एक वानर सेना का वो हूं, एक छोटा सा, आप लोग हनुमान हो, और जब आप हनुमान हो, जिस दिन आप जाग जाओगे ना, तो तहलका निश्चित तौर पर मचेगा। और जब तहलका मचेगा ना, तो हम दिखा देंगे कि बार एसोसिएशन देहरादून का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता। बार एसोसिएशन देहरादून का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है पूरे हिंदुस्तान में। तो कई बार हमें मौके मिले हैं जाने के, वो एक आशा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं कि बार एसोसिएशन देहरादून से आए हैं। हमारे पर पूरी समाज टकटकी बांध के देखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो साथियों, कोई आदमी हमारा अधिवक्ता पीड़ित नहीं होगा, न हमारा वादकारी पीड़ित होना चाहिए, न हमारा अधिवक्ता पीड़ित होना चाहिए। और आपको याद होगा एक दिन यहाँ गोयल साहब जब फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज थे, बुला रखा था यहाँ, आप बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। हम तो बेधड़क बोलते हैं जिसे भी बोलते हैं। साथियों, मैंने क्या कहा उन्हें, मैंने कहा जी कोर्ट है कौन सी? वो बोल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला स्तर कोर्ट। ना, मैंने कहा ना, गलत बात। मैंने कहा यही से पंच से बोला, बैठे हुए थे गोयल साहब। मैंने कहा नहीं,
मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला स्तर के कोर्ट है। मैंने कहा जी आप जिला स्तर के कोर्ट वाले, हम जिला स्तर के कोर्ट वाले हैं। मैं नहीं करता इनसे देख के। अगर मैं वो करता हूँ ना बात, आपने हमारी क्या बना रखी, भगवान की छवि। जो आता है उसे, जो वीआईपी आया उसे तो प्रसाद दे दिया अपने हिसाब से जितना देना है। अबे भाई आम अधिवक्ता का क्या होगा, नए बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा इस बारे में? मान लिया मनमान कटवाल गया, मनमान कटवाल खड़ा चला गया अंदर, सर ये बेल कर दो, उसकी तो बेल होगी मान लिया। लेकिन आम वकीलों का क्या होगा, जनमानस का क्या होगा? हम तो, मैं तो ढलान क्यों हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूंगा, हो सकता है 1 साल जिंदा रहूं, 2 साल रहूं, आने वाला भविष्य का क्या होगा? कभी उसके भविष्य के बारे में भी सोचा करो, सबको सोच। एक अनोसी की बात कभी हमारे सचिव साहब ने बताई कि हो क्या रहा है मुकदमे में। मान लीजिए मैंने पूरा मुकदमा तैयार करा, डाला, सारी चीज भी और जजमेंट कर लूंगा, कोई भी आए, हो क्या रहा है, दूसरा वकील जाके वहां वकालतनामा लगा दे रहा है। एक बार बार काउंसिल से आदेश आया था कि एनओसी की जरूरत दूसरे अधिवक्ता से आपको निश्चित लेनी पड़ेगी, एक आदेश आया था। तो आप लोग भी यही प्रयास करें कि अगर कोई दूसरा अधिवक्ता उस केस में आ रहा है तो भाइयों उसका भी हक न मारा जाए, आप उससे एनओसी लें और तब जाके उस पार्टी की आप पैरवी करें। नहीं तो कुछ दिनों बाद फिर यही होना है, बस का मुकदमा, उसका मुकदमा, सबके मुकदमे छीने जाने हैं, बाकी कुछ होना नहीं है। वो फिर तो वही होगा जिसकी लाठी उसकी भक्त। एनओसी लेना बहुत जरूरी है, इस तरीके की भी कोई शिकायतें नहीं आनी चाहिए। दूसरा आपसे अनुरोध है, हम ही लोगों को जरूरत पड़ती है, सभी को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो भाई वो कूपन भी, वकालतनामे भी, ये भी लगाओ। ये जब लगाओगे, ये तो आपने पार्टी से पैसे लेना है, ये अपनी जेब से थोड़ा लगाने, इसको भी लगाओ। ये निवेदन है आप लोगों से। अभी हम निवेदन कर रहे हैं, 1 बार निवेदन करूंगा, 2 बार निवेदन करूंगा, 3 बार निवेदन करूंगा, लेकिन साथियों 4थी बार तो फिर निवेदन नहीं होगा। 4थी बार कोई निवेदन नहीं होगा। मैंने पहले कहा था ना शुरू में इससे कि संघर्ष नहीं अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, तो बक्सा कोई नहीं जाएगा, चाहे उसमें नहीं हो, कोई नहीं बक्सा जाएगा। तो ये चीजें भी आपको देखनी है। आपका नए बच्चों की, सबके हम उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हैं कि वो जो है नाम रोशन करें अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का। और सबके सपने होते हैं, वो सपने, सबसे बड़ा सपना है अपने चैम्बर का। निश्चित तौर पे सबके सपने सफल होंगे। वहां सिर्फ 600 या 700 अधिवक्ताओं के बैठने की तो व्यवस्था हो जाएगी, बाकी कहां जाओगे? बाकी कहां जाओगे? बाकी किसी के लिए नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं अध्यक्ष हूं, मैं तो चलो जुगाड़बाजी करके कैसे कर लूंगा, फिर चुनाव आएगा, मैं कहूंगा हूं ना, मैं दूंगा तेरे को। और जैसे चुनाव निपटा, कोई नहीं दे सकता, कोई भी। रही फ्री में चैम्बर देने की बात, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आज बताओ, हाँ अगर अडानी या अंबानी की लड़की से मेरी शादी हो जाए तो बात दूसरी है, वरना कभी संभव नहीं है, सोचना भी मत। और जिन्होंने ये वादे करे थे ना, वादे होते हैं, धरातल पे काम होना चाहिए। हाँ सरकार से हम मदद ले सकते हैं, पहले भी लिए है। निशंक जी ने भी 25 लाख रुपए दिए थे इस बिल्डिंग के लिए, विजय गोवर्धन जी टिहरी सांसद थे, उन्होंने भी 10 लाख रुपए दिए थे उस बिल्डिंग के लिए। खजानदार जी ने बगल में बनाया था, ऊपर बनाया था, राजकुमार ने भी बनाया था, भोले जी महाराज ने महिला कक्ष बना रखा है। तो सरकार भी मदद करती है, ऐसा नहीं सरकार मदद नहीं करती, पर सरकार के जब हम जाएंगे बड़ी विनम्रता के साथ कि सर हमारी मदद कीजिए। जब हम सरकार की मदद करते हैं, हर अधिवक्ता यहीं से तो खड़ा होता है, किसी भी विधायक के लिए, किसी भी मंत्री के लिए या किसी के लिए भी, हम ही तो होते हैं। तो लेकिन हम लोग जाते नहीं हैं। जब जाएंगे तो निश्चित तौर पे परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और हो सकता है कि मान लीजिए किसी चैम्बर की कॉस्ट 5 लाख पड़ रही हो, 4 लाख पड़, सरकार मदद करे तो हो सकता है वो 2-2.5 लाख रुपए की पड़े, 2 लाख रुपए की। तो प्रयास इस तरीके के होते हैं, ऐसे प्रयास नहीं होते कि फ्री में बन के चले जाएंगे या फ्री में दे देंगे। अच्छा अब तो खैर मेरी उम्र भी नहीं लगी जो अडानी अंबानी की लड़की मेरे से शादी करेगी, तो इसलिए मैं तो दे नहीं सकता, सीधी सी बात है, फ्री में। लेकिन प्रयास जरूर होंगे, सरकार से भी मदद मांगेंगे, सांसदों से भी मांगेंगे और विधायकों से भी मांगेंगे कि आप आओ हमारी मदद करें। तो निश्चित तौर पर सभी लोग मदद करते हैं, करेंगे भी। और
कहीं ना कहीं भोले जी महाराज पे भी जाएंगे। तो आज भी भोले महाराज जी के यहाँ से 51,000 रुपए, हाँ सचिन, भोले जी महाराज से के यहाँ से आज भी 51,000 रुपए हर महीने हमारी भारत देवभूमि के लिए आते हैं। ये किसकी देन है? मैं अध्यक्षा और अनिल गांधी जो आज जो हमारे बीच में नहीं रहे, ये उनके कार्यकाल की देन है, जो आज भी 51,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं हमारे जो है। तो साथियों, रास्ते पर निकलते हैं। रास्ते का आज संगम पे जो वो चल रहा है कि महाकुंभ चल रहा है, ये संगम इसीलिए तो बनता है जहाँ नदियों का संगम होता है, नदियों का मिलन होता है, उसी को तो संगम कहते हैं। तो यही जब संगम बनेगा तो निश्चित तौर पर ये भी होगा, कोई धारा इधर से आई पैसों की, कोई धारा इधर से आई, कोई धारा से। तो महाकुंभ भी है 144 साल बाद आया, और ये भी आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ये राम राज्य भी 144 साल बाद आया और इसी दौरान आया। और आप सबको, खैर बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए साथियों। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुरुजनों को हमारे प्रणाम है सबको, और छोटे भाइयों को हमारा प्यार भी है, आशीर्वाद भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अधिवक्ताओं ने आपको तीसरी बार लाया है सचिव पद में। तो आगे के आपके जो आप करने वाले अधिवक्ताओं की वो क्या है? सर्वप्रथम मैं बार एसोसिएशन देहरादून के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार मुझे सेवा का मौका दिया है, और मैं सत्य, ईमानदारी, निष्ठा से कार्य करूंगा। अधिवक्ताओं के हितों के लिए पूर्व में भी कार्य हुए हैं। आने वाले समय में अधिवक्ताओं के जुड़े हुए, चाहे वो डेथ क्लेम हो, उसको हम बढ़ाएंगे, आर्थिक सहायता हो, अधिवक्ता जो गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं उन्हें आर्थिक सहायता देना। अधिवक्ताओं के हित में हमने पूरी बार को डिजिटलाइजेशन किया है, पूरी बार को डिजिटल किया है। आने वाले समय में जो सबसे मुख्य मुद्दा यहाँ पे चैम्बर का है, मैं पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में चैम्बर निर्माण संबंधी कार्य हो या चैम्बर की जो भी समस्या हो, उसे पार पाने में हम सफल होंगे। धन्यवाद।